ठीक है, स्टार्टिंग में इस चैप्टर को पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट तक, उसके बाद लास्ट में करेंगे 4 क्वेश्चन, वो मैंने सेल डिवीजन के डाले हैं, तो तुम उसको देखना, ठीक है, लीव मत करना बिना क्वेश्चन अटेंड करे हुए। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखो एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के केस में हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जिसमें मेन फंक्शन क्या दे रहा है, हार्ट है। हार्ट क्या कर रहा है, डिफरेंट ब्लड वेसल्स की हेल्प से पूरे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या कर रहा है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इन कंट्रास्ट टू एनिमल्स, प्लांट्स में ऐसा कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जो एक सिंगल डिवाइस या सिंगल ऑर्गन क्या कर रहा हो, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्ट तो होगा, डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर प्रेजेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट सभी को भाई। यहाँ से अगर हम प्लांट की बात करें तो रूट्स क्या कर रही है, रूट्स वाटर का इनटेक कर रही है ना, ग्राउंड से वाटर लिया रूट्स ने। अब प्लांट का जो अपर मोस्ट टिप है, मान लो ये प्लांट था ऐसा कुछ, ठीक है, इसका जो अपर मोस्ट टिप है और अपर मोस्ट लीफ है, सबसे ऊपर तक भी क्या करना है, वाटर को पहुंचाना है ग्राउंड से। सिमिलरली फूड जो अपर मोस्ट लीफ में बन रहा है या साइड की लीफ में बन रहा है, ठीक है, लीफ तो चारों तरफ लीव्स हैं और लीव्स में क्या बन रहा है, फूड बन रहा है, तो वो फूड हमें कहाँ तक पहुंचाना है, रूट तक पहुंचाना है, ठीक है। तो देखा जाए तो बिल्कुल ऑपोजिट है, नीचे से वाटर हमें ऊपर तक पहुंचाना है और फूड रूट तक पहुंचाना है। तो ये दोनों मैकेनिज्म कैसे काम करेंगे, अगर हमारे पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो प्लांट्स के रेफरेंस में देयर आर वस्कुलर सिस्टम, vascular system is there or we can say vessels are present, ठीक है, डिफरेंट टाइप के वेसल्स आर प्रेजेंट, जिनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में अब हम क्या देखते हैं कि दोनों को डिफरेंट कैटेगरीज का काम दिया गया है। जैसे जाइलम बेसिकली किस लिए, फॉर वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्ट, साथ के साथ मिनरल्स जो रूट से वो लेगा, जाइलम कैसे रूट से अपटेक करेगा वाटर का, मिनरल का, और वो जाइलम वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट अपर मोस्ट टिप तक, ठीक है। इसके ऑपोजिट फ्लोएम को काम दिए गए फूड ट्रांसपोर्ट का, फूड का ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट जैसे कि जो कहाँ बनेगा, फूड कहाँ बनेगा, लीफ में बनेगा फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ठीक है। तो जितना भी फूड होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो ये डिवीजन इन्होंने यहाँ पर कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट में भी कुछ ट्रांसपोर्ट तो शॉर्ट डिस्टेंस हो सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस, और कुछ कैसे हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस जैसे हम बात कर रहे हैं कि रूट से लेकर कहाँ तक, ऊपर वाली टिप तक पहुंचाना है, तो ये काफी लॉन्ग हो गया भाई। प्लांट की ह्यूमन हाइट अगर आप देखो तो मैक्स टू मैक्स 6 फीट होगी, लेकिन अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है, पहुंचाना सबको है, फूड भी और वाटर भी। तो लॉन्ग डिस्टेंस के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो वस्कुलर वेसल्स जो हमने ये देखी, वस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम के थ्रू बेसिकली होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस की बात करें तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर देयर, जैसे कि डिफ्यूजन जो हम अभी पढ़ेंगे, डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, ये सब मैकेनिज्म्स यहाँ पर प्रेजेंट है। शॉर्ट डिस्टेंस में किसको बोल रहे हैं हम, सेल टू सेल, सेल टू सेल यानी कि नेबरिंग सेल्स, अड़ोस पड़ोस की सेल में मान लो ट्रांसफर करना है किसी भी चीज का, है ना, नेबरिंग सेल्स में, या फिर एक ही सेल में, वन सेल के अंदर ही, विद इन द सेल, ठीक है। तो उस केस में डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर देयर, तो पहले हम इन मैकेनिज्म्स को देखेंगे। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, हम आगे देखते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर, लोकेशन वन से, लोकेशन वन से लोकेशन टू पर ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर किसका, ट्रांसफर फूड का, वाटर का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है, इसको बोल दिया ट्रांसलोकेशन, सही है। तो जो भी ट्रांसफर ऑफ फूड वगैरह हो रहा है वो उसके प्रॉपर टर्म दे दी गई है। इन केस ऑफ प्लांट्स, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसफर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स या वाटर या फूड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। तो पहले आज हम देखते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में जो हम ये बात कर रहे हैं डिफ्यूजन वगैरह की, इनके क्या क्या फीचर्स हैं और हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सही है जी।
चलो, ये दोबारा से वही बातें लिखी हैं कि प्लांट्स के अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा फ्लूइड नहीं है, तो लेकिन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर तो करना ही है ना, तो वो कैसे होगा, जैसे हमने अभी पीछे देखा, डिफरेंट वेसल्स के थ्रू वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, दो तरीके के ट्रांसपोर्ट है, इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस ही बोलेंगे ऑब्वियसली। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू है, बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या है, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, उसके आगे ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन के थ्रू रूट से लेकर अपर मोस्ट टिप तक, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है कि रूट ने यहाँ से क्या लिया, वाटर लिया, तो ऐसा नहीं है, डिफ्यूजन के थ्रू लीव्स तक भी वहां पहुंच जाएगा पानी या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। डिफ्यूजन इज लिमिटेड, डिफ्यूजन की लिमिटेशन है, वो शॉर्ट डिस्टेंस पे ही ट्रांसफर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर या सेल के इनसाइड और आउटसाइड या फिर नेबरिंग सेल, इससे ज्यादा उसका लिमिट नहीं है, ये लिमिटेड है। तो लॉन्ग डिस्टेंस किस कैसे होगा, इसके लिए हमारे पास क्या है, वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, जिसको हमने पीछे बोला, इस पूरे मैकेनिज्म को बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, डिफ्यूजन के साथ साथ क्या हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किस में पढ़ा था, बताओ, ध्यान आ रहा है कुछ, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पहले भी पढ़ा था हमने, सोचो सोचो। सेल में किसमें, चेष्टा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में क्या होता है, साइटोप्लाज्म ओवरऑल क्या करने लगता है, भाई सेल के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर क्या डिफरेंट मिनरल्स आर देयर, ठीक है, डिफरेंट आयंस आर देयर, तो उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही सर्कुलर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मोस्टली हम अमीबा के केस में पढ़ते हैं, उसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगेगा, उसको बोलते थे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक मिक्सिंग हो जाएगी साइटोप्लाज्म की। सपोज करो कि एक जगह पर क्या था, किसी आयन का या किसी न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन था ज्यादा, दूसरी जगह कम था, सेल में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए क्या होगा, साइटोप्लाज्म स्ट्रीम करेगा, उसमें सर्कुलर मोशन होगा, और ये जो न्यूट्रिएंट एक जगह पर था ये ओवरऑल मिक्स हो जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में हेल्प कर रहे हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर हो सकता है चीजों का। हाँ, ठीक है ना, सही बताया, सही है। तो अब देखते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म्स हमारे क्या क्या है। ठीक है, तो दिस इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट है डिफ्यूजन, सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों डिफ्यूजन ही है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, दोनों डिफ्यूजन है। ठीक है, थर्ड है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों किस में आएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव, पैसिव किसे बोलते हैं, जिसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ेंगे तो एटीपी ही एटीपी आता रहेगा। ठीक है, तो अब चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी थोड़ा सा, सही है ना। तो पैसिव वो है जिसमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्टिव जहां भी आ रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें हमेशा ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट, या हम बोले एटीपी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एटीपी रिक्वायर्ड होगा। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की अगर बात करें, हमेशा डिफ्यूजन यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या मूवमेंट ऑफ आयन या मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे होगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। यहां पे देखो एक ब्लू मॉलिक्यूल दिखाया है, ये पोर्शन है आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड सेल का। ठीक है, ये आउटसाइड है, बीच में सेल मेम्ब्रेन है, और ये पोर्शन है इनसाइड सेल का। ठीक है ना, और बीच में ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन समझ आ गई ना, ये कैसी बनी है, सबको समझ में आ रही है ये ऐसे क्यों बनाया है इन्होंने, बोलो बोलो बोलो, समझ आ रही है ना सबको।
लिपिड बाइलेयर, दीपक के अलावा भी तो बच्चे हैं, बोलो भाई। लिपिड बाइलेयर समझ आ रही है ना कि कैसे बना है, डायग्राम समझना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिपिड बाइलेयर बनी है ये, ठीक है जी। और लिपिड बाइलेयर के बाहर का दिखाया है इन्होंने, ये आउटसाइड सेल एनवायरनमेंट है और अंदर क्या है, इनसाइड है, ठीक है। चलो, डायग्राम को भी समझोगे तभी समझ में आएगा, और डायग्राम बनाने भी है फिर, इसलिए समझने भी जरूरी है, सही है ना। बायो में तो बनाने ही है डायग्राम, तो जितना ज्यादा बनाओगे ना उतना ज्यादा जो चेक करने वाला है वो थ्योरी नहीं पढ़ता, वो डायग्राम अगर उसने देख लिया कि बच्चे ने सही बनाया है, वो अपने आप नंबर दे देगा बिना थ्योरी पढ़े, क्योंकि उसे होती है जल्दी कॉपी चेक करने की, वो एक एक लाइन नहीं पढ़ना चाहता। तुम पूरा पैराग्राफ लिख के आ जाओगे वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, और वहीं तुम पॉइंट्स में लिख कर आ गए और डायग्राम तुमने बना दिया तो समझ आ जाएगी हाँ बच्चे को आता था, ठीक है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ, 11th 12th है, बोर्ड है, ठीक है। आप ग्रेजुएशन में भी जाओगे ना तो इतना लेंथी पेपर होता है, और आउट ऑफ द सिलेबस, मतलब आप बीटेक में, बीटेक एमबीबीएस जो बच्चे बीटेक करेंगे आगे, उनके केस में बताती हूँ, जैसे कोई बच्चा वैसे जाएगा जेई वाला, तो भाई इतने लेंथी पेपर आते हैं ना, और आधे से ज्यादा पेपर आपका बाहर से आएगा, ठीक है। और आपको सिर्फ उसमें से ना एक वर्ड पता होगा, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया, बस मैंने ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता क्वेश्चन के बारे में, लेकिन तब भी आपको वो पेपर करना है। तो उसमें यही होता है कि आपको जितना आसपास का पता है उसको पॉइंट्स में आप लिखाओ, ठीक है। और पेपर इतना लेंथी होता है कि आपका कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, तो ये चीज है ना अभी से अडेप्ट करनी शुरू करो, ठीक है ना। इट विल हेल्प, डेफिनेटली हेल्प करेंगी डायग्राम्स, और टू द पॉइंट लिखो। पूरी कथा कोई नहीं पढ़ता, कोई टीचर नहीं पढ़ता, उसे बहुत सारी कॉपी चेक करनी होती है, और वो हर एक कॉपी में आप सोचो कितना पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आदत में लगाओ अपनी। तो ये है आउटसाइड ऑफ द सेल, इसमें दिखाया है इन्होंने मॉलिक्यूल्स, सही है। ये मॉलिक्यूल्स में देखो, यहाँ पर मान लो कंसेंट्रेशन है इसकी 100, ठीक है, और अंदर थी मान लो 50, ठीक है। तो क्या है, एक ग्रेडियंट इज प्रेजेंट। ग्रेडियंट बोले तो तुमने ये पढ़े डिफ्यूजन वगैरह उसमें केमिस्ट्री में, पढ़े डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ा होगा ना उसमें, हाँ तो वही चीज है वैसे तो, ठीक है। कंसंट्रेशन एक ग्रेडियंट है, डिफरेंस है, ये जो 100 और 50 का एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सेल के आउटसाइड और इनसाइड, इसको बोल रहे हैं हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन के केस में हमेशा जो भी मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन से, हाई से लो की तरफ होगा, ठीक है। जो ये सॉल्यूट है या जो आयंस हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स है ब्लू वाले, ये अपने आप क्या करेंगे, मॉलिक इसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर की तरफ आने लगेंगे, ठीक है। बिकॉज देयर इज अ टेंडेंसी टू क्रिएट अ बैलेंस, ठीक है। सभी की क्या, मॉलिक्यूल्स की, या हम नेचर में बात करें तो क्या टेंडेंसी है, एक बैलेंस या इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब तक ये बैलेंस इक्वल नहीं हो जाएगा, इनसाइड और आउटसाइड जो कंडीशन है वो सेम नहीं हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, ये फ्लो करते रहेंगे, ठीक है, सेल के अंदर आते रहेंगे। तो डिफ्यूजन में क्या याद रखना है कि हाई टू लो होगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। जिधर की तरफ फ्लो होगा उधर की तरफ ये जाएंगे, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही इनके लिए एक एनर्जी का काम कर रहा है जो मॉलिक्यूल्स को फ्लो करवाएगा, सही है। तो ये दो तीन बातें हैं इसकी डिफ्यूजन की, ठीक है। यहाँ देखो, पहली बात हमने देख ली, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन विदाउट एनी एनर्जी, ठीक है, विदाउट एनर्जी। थर्ड, अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिफ्यूजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, स्लो मूवमेंट होगा इसका। और मेनली हम जो डिफ्यूजन देखते हैं वो गैसेस और लिक्विड्स के केस में देखते हैं, ठीक है। गैसेस के केस में सबसे ज्यादा, आफ्टर दैट लिक्विड्स, और सॉलिड्स के केस में ऑलमोस्ट नील है, ठीक है। विद इन द सॉलिड नहीं होगा, सॉलिड का तो अपने आप नहीं होगा, हाँ इट्स अ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन इट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि कैसे हो रहा है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दो एनवायरनमेंट के बीच में, यहाँ कौन सा है, आउटसाइड एनवायरनमेंट सेल का, और ये इनसाइड, ठीक है। तो ये मेन फीचर्स है हमारे किसके, डिफ्यूजन के। अब डिफ्यूजन हमने देखा कैसा है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करेगा, वो लॉन्ग नहीं कर पाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है, सेल टू सेल और विद इन द सेल, एक सेल के अंदर या सेल टू सेल,
ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस। दूसरी बात, ऐसा नहीं है हम तो सेल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, हम किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, सेल के रेफरेंस में। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही डिफ्यूजन हो रहा है। हम जितने भी एग्जाम्पल अभी तक देखते हैं, या केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, वो एक सेंट वाला एग्जाम्पल या अगरबत्ती वाला, आपने एक फ्यूम जलाया, वहां पे हाई कंसेंट्रेशन थी और एयर में या रूम में क्या था, कोई फ्यूम्स नहीं थे पहले। जैसे ही आप उसको जलाओगे अगरबत्ती को या सेंट को छिड़कोगे, तो वहां पे जहां पे आपने छिड़का वहां पे हाई कंसेंट्रेशन, और रूम में एयर है, उसमें कोई नहीं है अमाउंट उसका, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे सेंट के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ यहाँ से फैलने लगेंगे। ठीक है, तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, और शॉर्ट डिस्टेंस ही होगा, ऐसा तो नहीं है पूरा आगे तक फैल जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। या एक इंक वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा, आपने वाटर में एक इंक का ड्रॉप डाला या कलर का ड्रॉप डाला, तो जहां पे आपने डाला वहां पे तो कंसेंट्रेशन हाई था उसका, मॉलिक्यूल का, इंक का, धीरे धीरे वो क्या होगी, पानी में स्प्रेड होनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिविंग सिस्टम में हमें ये देखने को मिलता है, नॉन लिविंग या एनवायरमेंट में हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ लिविंग बॉडी की बात करें, तो उस केस में जो डिफ्यूजन हो रहा है वो मेनली गैसियस मॉलिक्यूल्स का हो रहा है, लिक्विड और सॉलिड्स के केस में नहीं है। ठीक है, जैसे आपने उसमें देखा, फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो ट्रैप हो रही है, वो डिफ्यूजन के थ्रू आ रही है। जैसे आपने अगर वो पढ़ा है, ब्रीदिंग वाला चैप्टर किसी ने पढ़ा है, रेस्पिरेशन वाला पढ़ा है किसी ने, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है बिटवीन द सेल्स, तो वो भी सिंपली डिफ्यूजन का प्रोसेस है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ही चीजें मूव कर रही है। सही है, तो सिंपली हमने देखा जो, लेकिन हमारी लिविंग सिस्टम में ये कह रहे हैं कि जो गैसेस हो रही हैं वो डिफ्यूज हो रही हैं बेसिकली। सही है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन रेट। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को इफेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज तो ग्रेडियंट ही हो गया, जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा, मोर द ग्रेडियंट मोर इज द डिफ्यूजन का रेट। ठीक है ना, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फास्ट होगा, टू क्रिएट द बैलेंस, कि हमें जल्दी से क्या करना है, बैलेंस क्रिएट करना है। ठीक है, मोर द ग्रेडियंट मोर इज द डिफ्यूजन रेट। सेकेंड पॉइंट है परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं लिविंग बॉडी में, ये किसकी बात कर रहे हैं, हम सेल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं ना, तो सेल की क्या एक परमेबिलिटी है, लिपिड बाइलेयर की क्या होती है, सेमी परमेबल है ना, वो सेमी परमेबल कह दे या सेलेक्टिवली परमेबल, वो सभी मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो जिन मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ कर रही है वो तो क्या होंगे, ऑब्वियसली डिफ्यूज हो जाएंगे फास्टर, फटाफट सेल के अंदर पहुंच जाएंगे, और जिनको अलाउ नहीं कर रही उनका डिफ्यूजन रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो ये मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है कि मेम्ब्रेन और जो मूवमेंट या मॉलिक्यूल या आयन जो पास होना है, उन दोनों की कंपैटिबिलिटी पे डिपेंड करता है। क्या कंपैटिबिलिटी है, अगर दोनों की कंपैटिबिलिटी है मेम्ब्रेन की और आयन की, तो वो फटाफट सेल के अंदर या बाहर चला जाएगा, और नहीं है तो वो उसको प्रॉब्लम होगी, नहीं जा पाएगा, डिफ्यूजन का रेट स्लो हो जाएगा। सही है, थर्ड है हमारा टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, उसका क्या होगा, मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, मूवमेंट फास्ट होगा तो डिफ्यूजन भी फास्ट होगा। सिमिलरली प्रेशर के केस में, हमने प्रेशर अप्लाई करा, उस चीज को क्या बोला, फोर्सफुली भेजा अगर, तो क्या होगा, डिफ्यूजन का रेट फास्ट होगा। दोनों ही केसेस में क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन के रेट से। ठीक है, फोर्थ है हमारा साइज। स्मॉलर द साइज फास्टर इज द डिफ्यूजन। जितना साइज स्मॉल होगा मॉलिक्यूल का, या डेंसिटी कम होगी, हल्का है मॉलिक्यूल, तो वो फास्ट मूव करेगा और फास्ट उसका डिफ्यूजन होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीज है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। सही है, फिफ्थ सॉल्युबिलिटी। अब लिपिड बाइलेयर में ऐसे बनाया था ना, इधर से ऐसे थी, तो लिपिड बाइलेयर में बताना ये पोर्शन कौन सा था, हेड पोर्शन कौन सा होता है और टेल कौन सा होता है, हाइड्रोफिलिक फोबिक, उस पे डिपेंड करेगा। मेम्ब्रेन पे कैसे डिपेंड करेगा, मेम्ब्रेन के अंदर एक पोर्शन है हाइड्रोफोबिक, एक है हाइड्रोफिलिक, तो जो भी मॉलिक्यूल है वो भी या तो पोलर होगा नॉन पोलर होगा, वाटर लविंग होगा या वाटर रिपेलिंग होगा। तो दोनों की कंपैटिबिलिटी फिर से यहाँ पे देखी जाएगी कि कौन सा पोर्शन मैच कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। बताओ,
ये हेड पोर्शन जो होगा ये कैसा होगा, हेड, और ये थी टेल, ये फैटी एसिड मॉलिक्यूल था ना, लिपिड, है ना। हेड पोर्शन कैसा होगा, वाटर लविंग, सही है ना, वाटर लविंग यानी कि हाइड्रोफिलिक, ठीक है ना, सबको याद आ रहा है ना, कोई भूला तो नहीं। और टेल कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो यहां से क्रॉस हो रहा है, यहां से थोड़ी होगा, यहां से, याद आ रहा है सबको, संध्या, भूले तो नहीं ना बच्चों, बोलो भाई, है ना। टेल कैसी होगी, वाटर रिपेलिंग। तो जब यहां से मॉलिक्यूल आएगा तो ऑब्वियसली वो इस सेक्शन से पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये वाटर को रिपेल करेगी, ठीक है, ये वाटर लविंग नहीं है, तभी ये अंदर की तरफ थी। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ है, या वाटर है, या वाटर लविंग है, या पोलर है, तो वो ऑब्वियसली इस पोर्शन से, टेल वाले पोर्शन से पास होना प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए, वो डायरेक्ट पास नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अलाउ ही नहीं करेगी। तो इस केस में भी क्या होगा, डिफ्यूजन इफेक्ट होगा उस मॉलिक्यूल का। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक सेकंड टाइप का डिफ्यूजन है, जिसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और जिन मॉलिक्यूल्स की क्या है, सॉल्युबिलिटी लिपिड में अच्छी है, वो लिपिड लगेंगे, वाटर रिवेलिंग है, वो कैसे होंगे, वो फटाफट डिफ्यूज हो जाएंगे लिपिड लेयर से, ठीक है, सही है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। चलो नेक्स्ट देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पहली बात तो एक टाइप का क्या है, डिफ्यूजन ही है, बस उसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें मॉलिक्यूल को क्या दी गई है, एक फैसिलिटी दी गई है, टाइप ऑफ डिफ्यूजन है ये भी। पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन है तो क्या होगा, पैसिव ही होगा ट्रांसपोर्ट, हाई टू लो ही होगा, सेम है, हाई टू लो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये सब चीजें क्या है, सेम है, नो एनर्जी, नो एटीपी, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स थे या वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स थे, वो डायरेक्ट लिपिड लेयर से यहाँ से पास नहीं हो सकते, तो उनको पास कराने के लिए वी हैव प्रोटीन चैनल्स और करियर प्रोटीन्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट के किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक है, मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स होंगे, उनके थ्रू क्या होगा, मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होगा। समझ आ गई बात। हम, अगर तुम्हें याद हो, हमने उसमें भी पढ़ा था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में पढ़ा था ना, कि मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, बीच बीच में प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, तो यही वो प्रोटीन्स है, और वो भी कौन से वाले, इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन कौन सा था, जो पूरी मेम्ब्रेन को ट्रेस कर रहा था, है ना, पूरी मेम्ब्रेन में से क्रॉस हो रहा था। दूसरा क्या था, पेरिफेरल, वो सिर्फ बाहर बाहर था, सरफेस पर, तो पेरिफेरल तो काम नहीं आएगा ऑब्वियसली। यहाँ हमें कौन सा काम आएगा, इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि वो पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। इसी मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन की हेल्प से, या हम बोले मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल डायरेक्टली पास नहीं हो सकता लिपिड लेयर से, वो इनके थ्रू पास होगा, ठीक है। कैसे होगा, अब ये पूरा प्रोटीन यहाँ पर लगा हुआ था, ठीक है, ये प्रोटीन है, तो इसमें क्या होगी, एक रिसेप्टर साइट होगी, ठीक है, एक रिसेप्टर साइट होगी, जैसे ये जो मैंने वी शेप में बनाया, दिस इज रिसेप्टर साइट, ठीक है। इस रिसेप्टर साइट पर जो भी मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होना है, वो आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। जब ये अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है या मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो क्या हो जाएगा, वो फ्लिप हो जाएगा, पलट जाएगा वो। अभी ये बाहर की तरफ था, यहाँ देखो, ये था रिसेप्टर साइट, इसकी कहाँ थी, बाहर की तरफ थी, आउटसाइड ऑफ द सेल, ये लिखा है ना आउट, ये आउट पोर्शन है, ये है आउटसाइड ऑफ द सेल, डायग्राम ए, ये डायग्राम बी है, ये भी आउट ऑफ द सेल है, फिर ये इनसाइड दिखाया है सेल का, ठीक है, ये अलग अलग डायग्राम है, ये यहाँ तक खत्म हो गया डायग्राम, सही है। तो रिसेप्टर साइट पे क्या हुआ, मॉलिक्यूल आकर अटैच हुआ, जब मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो प्रोटीन ने क्या करा, प्रोटीन पलट गया, वो फ्लिप कर गया, तो जो इसका आउटर एंड था वो अंदर की तरफ चला गया सेल के, अब ये यहाँ पर आ गया, इधर अंदर की तरफ, और जब ये अंदर की तरफ पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, बाद में ये मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा, ठीक है।
मॉलिक्यूल क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो मॉलिक्यूल बाहर से कहाँ पहुंच गया, अंदर पहुंच गया। यहाँ देख लो, पहले बाहर था, इसने एक्टिवली क्या करा, रिसेप्टर साइट पे मॉलिक्यूल को अटैच करा, जो भी ट्रांसपोर्ट होना था, और प्रोटीन हो गया फ्लिप। जैसे ही प्रोटीन फ्लिप हुआ, इसका रिसेप्टर साइट अंदर की तरफ पहुंच गया, और इसने क्या करा, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल को सेल के अंदर रिलीज कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या दी, एक तरीके से जो मॉलिक्यूल अपने आप ट्रांसफर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो वाटर लविंग था, वो लिपिड लेयर से क्रॉस नहीं हो सकता था, तो उसको एक तरीके की फैसिलिटी दी गई। फैसिलिटी किसकी, प्रोटीन की, मेम्ब्रेन प्रोटीन की, कि तुम इसके थ्रू चले जाओ, डायरेक्ट नहीं जा पा रहे हो तो प्रोटीन के थ्रू जाओ। तो इसीलिए इस टाइप के डिफ्यूजन को बोल रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, बाकी चीजें सेम है, एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो फ्लो हो रहा है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही होगा। ठीक है, समझ आ गई बात, समझ आ गई भाई। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रोल इंपॉर्टेंट है इसमें। अब दूसरी बात, इसमें क्या इन्वॉल्व है, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का अपना भी कोई फीचर है। ठीक है, प्रोटीन ने चैनल बना रखा है, कैरियर बना रखा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन इनका भी कुछ अपना रोल है। पहली बात, जैसे हमने एंजाइम्स में पढ़ा था, एंजाइम्स भी क्या थे, प्रोटीन्स थे। ये प्रोटीन्स भी क्या है, ये भी स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ही अटैच करेंगे। दीज आर स्पेसिफिक फॉर देयर मॉलिक्यूल्स और सॉल्यूट, जिसको भी इन्हें ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिसेप्टर पे आके कोई सा भी मॉलिक्यूल लग जाएगा, प्रोटीन स्पेसिफिक है फॉर इट्स मॉलिक्यूल। दूसरी बात, ये भी इनहिबिटर के थ्रू क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। इस प्रोटीन का अपना एक स्ट्रक्चर होगा, इसके भी इनहिबिटर्स आर प्रेजेंट। अगर वहां पर इनहिबिटर अटैच हो गया प्रोटीन की किसी भी साइट पर, जो भी साइट है, तो क्या होगा, इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी। रिसेप्टर साइट क्या हो सकती है, रिसेप्टर साइट डिस्टॉर्ट हो सकती है, उसका शेप बिगड़ सकता है, और जब शेप बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, ये एक्टिवली उसको प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टिंग का मॉलिक्यूल था उसको अटैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी रुक जाएगी एक तरीके से। तीसरी बात, सिमिलर है किसके, कि ट्रांसपोर्टेशन का भी एक मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, एक लिमिटेड नंबर के क्या होंगे, प्रोटीन्स ही प्रेजेंट होंगे ना। भाई पूरा सेल मेम्ब्रेन है, सेल एक ही सेल नहीं है, कितनी सेल्स हैं बॉडी में, सभी सेल्स में क्या है, डिफरेंट टाइप के चैनल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, करियर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट, जो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। मान लो एक सेल में 50 थे, तो 50 रिसेप्टर साइट हुई, 50 मॉलिक्यूल ही एक बार में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो अगर 50 से ज्यादा आ गए तो वो क्या होगा, वो फिर ब्लॉक हो जाएगा, उससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का रेट इंक्रीज नहीं हो सकता। जैसे हमने एंजाइम के केस में पढ़ा था कि फुली सेचुरेट हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, फुली सेचुरेट हो गया यानी कि उसकी मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन का रेट पहुंच चुका है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। ये वही सेम चीज है जैसे हमने एंजाइम में पढ़ी थी। ठीक है ना, एक्टिव साइट फुल हो गई तो क्या हो गया, एंजाइम सेचुरेट हो गया। सेम केस यहाँ पर है कि रिसेप्टर की जो साइट्स थी वो सारी फुल हो गई, तो क्या हो गया, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन का रीच पहुंच चुका है मैक्सिमम, और देयर इज सेचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन सही है, तो सेम वही चीज है। ठीक है, कुछ प्रोटीन चैनल्स के इन्होंने एग्जांपल दिए, जैसे एक टाइप का प्रोटीन चैनल है या मेम्ब्रेन प्रोटीन है, पोरीन्स। ठीक है, पोरीन्स क्या है, लार्ज पोर्स वाले प्रोटीन चैनल्स हैं, जिनका काम क्या है, बेसिकली ट्रांसफर तो है ही, मेम्ब्रेन प्रोटीन है जैसे यहाँ पे बनाए हैं, देखो। ठीक है, ट्रांसफर तो करेगा ही करेगा। पोरीन्स का एक स्पेशल एग्जांपल दिया है इन्होंने, एक्वापोरीन। ठीक है, एक्वा मीन्स क्या हो गया, वाटर। तो बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल। सही है ना, एक्वापोरिन्स क्या कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को इन और आउट ट्रांसफर कर रहे हैं सेल के। ठीक है, स्पेशल एग्जांपल है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ प्रोटीन चैनल्स कैसे हैं, कुछ प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कैसे हैं, कुछ तो हमेशा ओपन है, ऑलवेज ओपन। तो मॉलिक्यूल आएगा वो डायरेक्टली क्रॉस होगा और चला जाएगा अंदर, क्योंकि हमेशा ओपन है, डायरेक्ट मॉलिक्यूल आया और अंदर चला गया। कुछ क्या होते हैं, गेटेड प्रोटीन चैनल्स आर देयर, गेटेड है, उनमें क्या है, एक ऊपर से एक ऐसा कुछ मैकेनिज्म होगा। ठीक है, वो हमेशा ओपन नहीं है, उनमें ऐसा कुछ भी होता है कि ये इधर ओपन है, इधर क्लोज है, एक तरफ से ओपन होगा और एक तरफ से क्लोज होगा, यानी कि वन वे ट्रांसपोर्ट होगा। ये कैसे होता है, जब तक सेल के इनसाइड या आउटसाइड
एक इक्विलिब्रियम या आयनिक डिफरेंस जो होगा सेल के इनसाइड और आउटसाइड, क्या होगा, आयनिक डिफरेंस चेंज नहीं होगा, तब तक क्या होगा, या कंसंट्रेशन डिफरेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंसंट्रेशन का डिफरेंस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का वो चेंज नहीं होगा, तब तक क्या होगा, ये गेट ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये डिपेंडेंट है इक्विलिब्रियम पर, सेल के इनसाइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट पर। ठीक है, तो तभी जब वो प्रॉपर कंडीशन मैट होगी तभी ये जो गेटेड चैनल्स हैं ये तब ओपन होते हैं, ये हमेशा ओपन नहीं होंगे। ठीक है, एक सर्टेन कंडीशन होने पर ही ओपन होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स, ओपन और गेटेड। सही है। और एक ये इन्होंने बताया लार्ज साइज, लार्ज साइज का एग्जांपल क्या है, पोरीन्स, और पोरीन्स का एग्जांपल है एक्वापोरीन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ देखो इसमें दिखाया है कि वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं इनसाइड ऑफ द सेल। सही है, आगे देखें। देखो ये हो गया फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये दो हो गए। लास्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे सबको पता है, इतना तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एटीपी मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन, पहली कंडीशन तो यही हो गई। ये कैसे मूव करेगा मॉलिक्यूल, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट। ठीक है, फ्लो कैसे होना चाहिए था, फ्लो होना चाहिए था हाई टू लो, लेकिन हम कैसे फ्लो करवा रहे हैं, लो टू हाई। अब कोई चीज अगर हम ऑपोजिट भेज रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन से ऑपोजिट भेज रहे हैं, तो हमें क्या, एक पुश चाहिए, एक एनर्जी चाहिए होगा, एक फोर्स चाहिए होगा उसको भेजने के लिए। तो वो एनर्जी और फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पर, एटीपी का मॉलिक्यूल। हाँ, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन, लो टू हाई, ये याद रखना है। ठीक है ना, अब देखो ये सेल के आउटसाइड कंडीशन था और ये था इनसाइड। वैसे तो इनसाइड में ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, इधर से इधर फ्लो होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ऑपोजिट मूव करा रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पुश देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी इन मॉलिक्यूल्स को, जिससे क्या हो, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करे। सही है, तो वो एनर्जी कौन दे रहा है, एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें देंगे। अब इसमें देखते हैं, ये रह गया बीच में, चलो पहले ये देख लो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर बताती हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो टू हाई, और विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल्स। सही है, किसके थ्रू होगा, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू होगा, ये हमने देख लिया। अब इसमें जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, इनमें जो अब ये सिंपल मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं होगा। अभी जैसे हमने पीछे बात करी कि चैनल प्रोटीन्स आर देयर, चैनल प्रोटीन बोल लो या करियर प्रोटीन बोल लो, उनमें क्या था, उनमें कोई भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं था। ठीक है, लेकिन ऐसा कैरियर प्रोटीन, ये चैनल प्रोटीन जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, उस केस में हम उसको बोल देते हैं पंप्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पंप। सही है, तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो गया, तो दिस इज पंप। ये क्या है, मेम्ब्रेन पे एक मेम्ब्रेन प्रोटीन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, पंप की तरह एक्ट कर रहा है। इसको ऐसे मान लो जैसे नॉर्मली भी हम घर में देखते हैं, पंप है या कोई भी ऐसी चीज है तो वो लाइट से चलती है ना, एनर्जी चाहिए उसको, बिजली चाहिए। सेम की केस यहाँ पर है कि जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा तो प्रोटीन को, हम मेम्ब्रेन प्रोटीन को बोल देते हैं पंप। ठीक है, पंप्स आर प्रोटीन्स दैट यूज एनर्जी। ठीक है, काम वही करेंगे, काम सेम वही है कि क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, बट इसका नाम अलग कर दिया इन्होंने, इनको बोल दिया पंप्स। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल ट्रांसपोर्ट भी एक टर्म दिया गया है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को अपहिल बोल देते हैं, और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है जैसे कि डिफ्यूजन, उसको बोल देते हैं डाउन हिल। ठीक है, अपहिल और डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल क्यों बोल रहे हैं, अगर हम इसको हिल से कंपेयर करें, हिल से कंपेयर करके ही बोल रहे हैं, तो हमें लो से, लो एरिया से माउंटेन के ऊपर हाई एरिया तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, एक एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा ना, चढ़ने के लिए ऊपर। तो वही कंडीशन इन्होंने यहाँ लगा दी है कि लो पॉइंट से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए यहाँ पर एनर्जी यूज हो रही है। तो दिस वाई इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। सही है, ठीक है, अपहिल ट्रांसपोर्ट इसको बोल दिया गया है। अब ये भी प्रोटीन है, ये जो पंप्स हैं ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन ही है। ठीक है ना, तो इनमें भी सारी वही कंडीशन अप्लाई होंगी कि ये स्पेसिफिक है फॉर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, और क्या है, इनहिबिटर से बाउंड हो सकते हैं, इनकी एक्टिविटी रुक सकती है,
और क्या है, सेचुरेशन भी इनका हो सकता है। 3 कंडीशन इनके साथ भी है। जहां भी प्रोटीन होगा सब सेम केस है। एंजाइम भी एक प्रोटीन है तो वहां पे भी सेचुरेशन इज पॉसिबल और स्पेसिफिसिटी होगी फॉर एवरी मॉलिक्यूल और दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। ठीक है, ये सेम बात है, दोबारा क्या रिपीट करनी। ठीक है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स बहुत है, जैसे मेन हम पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सुना होगा सभी ने। सोडियम पोटेशियम पंप, डिफरेंट टाइप के पंप्स हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, सबका सेल एनवायरनमेंट अलग है, मैकेनिज्म अलग है, रोल अलग है सभी सेल्स का। ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम पंप मेजरली हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। इससे पहले ये देखो एक चीज, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट और एंटीपोर्ट। ठीक है, 3 तरीके के इन्होंने दिखाए। यूनिपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है, यूनि मतलब सिंगल, जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, अपने आप इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर चीज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा थ्रू करियर प्रोटीन। ठीक है, इसको ना कोई एनर्जी चाहिए ना कोई दूसरे मॉलिक्यूल का साथ चाहिए, ये अपने आप कैपेबल है अंदर जाने के। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 2 अलग है, एंटी ट्रांसपोर्ट और सिम ट्रांसपोर्ट। ये एक तरीके से डिपेंडेंट है। ये कैसे है, डिपेंडेंट। यूनिपोर्ट वाला कैसा था, इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो इंडिविजुअल चल रहा है मॉलिक्यूल, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने आप जा सकता है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। एंटीपोर्ट में क्या होगा और सिमपोर्ट में क्या होगा, हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर दोनों मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंडीशन है सिमपोर्ट। सिम मतलब सेम डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेंगे। मान लो ए मॉलिक्यूल को हमें क्या करना है, हमें सेल के अंदर पहुंचाना है ए को, तो ये ए मॉलिक्यूल अकेला नहीं जा सकता, इसके साथ एक कंडीशन है कि बी को इसके साथ जाना ही जाना होगा, तभी ए जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर है तो उसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। सही है, सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट। दूसरा कंडीशन है एंटीपोर्ट, ये इसके ऑपोजिट है सिम्पोर्ट के। एंटी मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। इसमें ए मॉलिक्यूल तभी अंदर जाएगा जब सेल के अंदर से बी मॉलिक्यूल कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैसे चलेंगे, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। समझ आ गई बात। एंटीपोर्ट में क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, वो किस टाइप का है, वो एंटीपोर्ट ही है। उसमें सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम अंदर जाएगा, तभी दोनों की बात बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पंप के थ्रू क्या हो, सिंपली सोडियम अंदर चला जाए और पोटेशियम बाहर आए ही ना। ठीक है, ये दोनों कैसे आपस में लिंक्ड है, इंडिपेंडेंट ये ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ क्या है, आयनिक कंसेंट्रेशन है। ठीक है, अंदर का सेल का बैलेंस है, या हम बोले तो एक ग्रेडियंट है आउटसाइड एनवायरनमेंट से, वो डिस्टर्ब ना हो। सेल के अंदर एक इंटरनल प्रेशर भी है, वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये चीजें क्या है, सेट है कि ये ऐसे ही होगा, जब एक अंदर जाएगा और एक बाहर जाएगा तभी उस मूवमेंट, उस मॉलिक्यूल का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं तो वो एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर है, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं मॉलिक्यूल्स तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है जी, समझ आ गया। ये इंपॉर्टेंट है, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। एक लास्ट में ये डिफरेंस दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस। ये वही चीज दोबारा से दी है, सिंपल, फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स किस में रिक्वायर्ड थे, फैसिलिटेटेड और एक्टिव में। ठीक है ना, डिफ्यूजन क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नहीं है। हाईली सेलेक्टिव, हाईली सेलेक्टिव कौन से थे, जिसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन था वही हाईली सेलेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन क्या करेगा, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही ट्रांसफर करेगा, वो किसी को भी नहीं करेगा। तो ये कंडीशन भी दोनों में है, डिफ्यूजन में नहीं है। सेचुरेशन का कंडीशन भी ऑब्वियसली किससे लिंक्ड है, मेम्ब्रेन प्रोटीन से। जब प्रोटीन होगा तभी सेचुरेशन होगा, डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन नहीं है तो सेचुरेशन का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये यस यस हो गया। अब हिल ट्रांसपोर्ट किसको बोल रहे थे,
अपहिल बोल रहे थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। डिफ्यूजन कैसा होता है, डाउन हिल, है ना। ये कैसा हो गया, लो टू हाई। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अपहिल ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है, लो टू हाई। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं अपहिल। दूसरा, एटीपी का एनर्जी का रिक्वायरमेंट किसमें है, वो भी किसमें है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। डिफ्यूजन इज पैसिव, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तो एक बेसिक डिफरेंस है तीनों ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के बीच में। सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर प्लांट का रिलेशन। कैसे कैसे ऑस्मोसिस हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे मूवमेंट होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताओ, नहीं तो क्वेश्चंस करते हैं दो चार। बोलो।